अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन फयाद महमूद साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। फयाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई और अब जेल जा चुके हैं। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो लोगों को ये यकीन भी नहीं हो रहा था कि फवाद चौधरी जैसा आदमी गिरफ्तार हो सकता है। वो इसलिए भी ना सिर्फ वो एक मंजे हुए सियासतदान है, बल्कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में उन्होंने टाइम गुजारा है और साथ ही साथ अब वो वकील भी हैं। तो एक तो ये है कि उनकी गिरफ्तारी चूँकि दोनों दिन आपने वहाँ कवर किया कोर्ट रूम के अंदर भी, और दूसरा आज सहाफ़ियों के साथ ऐसा बिहेवियर ब पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी गिरफ्तारी के दौरान किसी बड़ी शख्सियत को जब पेश किया जाना हो, तो इस तरह का रवैया पुलिस की तरफ से देखने में आया। क्या मार्शल लॉ की सूरत-ए-हाल हो गई है पैदा क्या? शायद भाई आपका पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इस पे केस पे बात कर रहे हैं। देखिए जैसे आपने मार्शल लॉ की बात की तो शायद भाई पुलिस जो हमारी है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार है। भाई आपकी ड्यूटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मेरी ड्यूटी है रिपोर्टिंग करना। अब मैं सुबह वहाँ पर पहुँचता हूँ, मैं अपनी रूटीन के मुताबिक वहाँ पर गया और जब हम वहाँ पर पहुँच गए, तो उसके बाद आगे गुज़रने लगे तो मुझे पुलिस वाले ने रोक दिया। कहते जी भाई साहब आप आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? कहते जी पाबंदी है। भई पाबंदी किसने लगाई है? हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, तो जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसकी अदालत को हम क्यों कवर नहीं कर सकते? तो हुआ ये कि वहां पे एक पूरा इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि यूं लगता था जैसे यहाँ पर न जाने क्या हो रहा है। मुझे आज भी याद पड़ता है F8 कचहरी का एक हमला हुआ था शाहिद भाई, तो वहां पे कुछ दहशतगर्द बाद में गिरफ्तार हुए थे। तो जब उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो यकीन कीजिएगा सरों पे उनके कपड़े लपेटे हुए थे, गन, पुलिस और न जाने ऐसा वो एनवायरनमेंट था, वो लिटरली लग रहा था कि वाकई आज यहाँ पर वाकई दहशतगर्दों को पेश किया गया है। तो लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल बंदा है जिसका नाम है फवाद चौधरी। फवाद चौधरी आ रहा है, उसके कारकुन आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके कारकुन आएंगे, वो अल्लाह माफ करे कोई वहां पे मुश्तिल नहीं हो रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रहे, आप उनको रोकिए। लेकिन जर्नलिस्ट है, वो आपको अपना कार्ड दिखा रहा है, आपको अपनी आइडेंटिटी दे रहा है। मैं नहीं कहता कि आप सबको अंदर भेज दें क्योंकि कोर्ट रूम बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा रूम है। तो जब आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि गैर मुतलका अफराद अंदर दाखिल ना हो, भाई मेरी ड्यूटी है जैसे आपकी ड्यूटी है। मैं अगर वहां पर अंदर जा रहा हूं तो मुझे खुदारा जाने दीजिए। लेकिन वहां पर हमारे पे पाबंदी लगी। उसके बाद फिर शेरी मजारी हो गई या फिर उसके अलावा हमाद अजहर हो गए, इन्होंने इनकी ऐसी की तैसी फेर दी। वो कहते हैं ना पानी हमेशा नीची साइड पे आता है। तो यही हुआ, सहाफियों के ऊपर यही पुलिस चढ़ी हुई थी। जब इन्होंने घुमा घुमा के उनकी तबीयत सेट कर दी, पुलिस को उन्होंने इतनी गालियां दी, इतनी दी कि पुलिस खुद उनके लिए रास्ते बना रही थी। अब सोचिए कि पाकिस्तान का ये निजाम है कि जिनके लिए जिनको आपने रोकना है उनको आप नहीं रोक रहे क्योंकि उनसे आप डरते हैं। एक सहाफी, निहत्था सहाफी जिसके हाथ में कलम होता है, बल्कि अब तो हम वो भी नहीं रखते, हम तो मोबाइल रखते हैं पास, तो उनको आप रोक के फन्ने खान बन रहे हैं कि जनाब हमने इनको रोकने में कामयाब हो गए। एनीवेज जैसे तैसे करके हम वहां पर पहुंचे, हमने अपनी रिपोर्टिंग की और ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग की, जिसमें साद हसन जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनके हमने तमाम तर दलाइल एक एक बात को रिपोर्ट किया। इसी तरह प्रोसिक्यूशन की यानी कि पुलिस साइड से जो भी उन्होंने आर्गू किया, हमने एक एक चीज जो है वो सामने रख दी। फिर बाबर अवान साहब आए, उनके दलाइल दिए, हमने वो भी बताया। हमने ये नहीं कहा कि हम इसको कोई सेंसर कर दें, हम कौन होते हैं भाई, हमने खबर देने गए। तो बाबर अवान ने जो आर्गुमेंट किए वो भी हमने सामने रखे, पूरी दुनिया ने हमारी रिपोर्टिंग को देखा। उसके बाद के इतना एक पब्लिक इकट्ठी हो गई, मुझे लगा कि ये जलसा हो रहा है। मैं हैरान, अच्छा। मुझे आज भी याद पड़ता है जब 6 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, ऑल्दो कि वो लंदन में थे, लेकिन उनका एक कारकुन पहुंचा था जिसका नाम था राना आसिफ अकील। वो आया था, मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई तेरा तो माथा चूमने को दिल कर रहा है कि तू अपने लीडर के लिए पहुंचा सही, ऑल्दो कि यहाँ पर नहीं। उसके बाद जब उनको जो मरहूम जज अरशद मलिक साहब ने जब सजा दी, तब भी कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, बहुत शाज़ो नादर लोग मौजूद थे, जिसपे आराम से उनको टैकल किया गया, मियां साहब को सजा दी गई और जेल ले गए। तो ये वो उनका कद देखे। और फवाद चौधरी, इतनी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हर वो लफ्ज कहा जिससे इन दिनों वो चिढ़ रहे हैं। उसके बाद फवाद चौधरी भी बड़ा नॉर्मल दिखाई दिए। जब वो वहां से निकले उन्होंने हाथ हिलाया, उसके बाद उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, एक पूरा माहौल था। तो यहां से वो ले गए। खैर फिर हमें टाइम दिया गया कि जी 11:15 बजे फैसला अनाउंस होगा। 11:15 बजे जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन्होंने फैसला दिया सर, उन्होंने जी जुडिशियल इनको रिमांड पर जेल भेज दिया। थोड़ी देर बाद
हुआ ये कि इनकी दरखास्त जमानत आ गई, क्योंकि हमें पता था दरखास्त जमानत बिल्कुल तैयार है, इन्होंने फौरी फाइल करनी है। अब वो लेके चले गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, इन्हीं के पास ही, वकास अहमद राजा साहब के पास। तो इन्होंने कहा कि यार ये मेरी जुरिस्डिक्शन पता नहीं बनती है कि नहीं बनती है, तो पहले मुझे सेशन जज से बात करने दे। तो इतनी देर में अली बुखारी, फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उसी तरह उनकी अहलिया हिबा भी मौजूद थी, हिबा चौधरी, ये सब उठे और सेशन कोर्ट में चले गए। सेशन जज हैं ताहिर महमूद खान साहब, हम भी साथ चले गए। वहां पर उन्होंने उनको इन्होंने कहा जी हमारे हिसाब में तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बनती है, अगर वो नहीं सुनते तो आप सुन ले। आर्गू किए गए हार्डली 2 से 4 मिनट के, तो उन्होंने कहा चलें जी मैं इस पे रिजर्व करता हूँ फैसला, मैं आपको अनाउंस करता हूँ। 2 4 6 मिनट की वो गैप के बाद वो चैम्बर में चले गए, उसके बाद वापस आए, वापस आके उन्होंने फिर फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि आप चले जाइए वापस उनके पास ही, वकास अहमद राजा साहब के पास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, यानी कि उसी अदालत में वापस भेज दिया कि वो जो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे उसके बाद फिर जो फैसला होगा आप मेरे पास आ जाइएगा। अच्छा जी, फिर हम वापस चले गए। हम जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी इस को पहले दायरा इख्तियार को देखना पड़ेगा, तो हम यूं करते हैं कि प्रोसिक्यूटर को बुला लेते हैं, हम सुन लेते हैं फ्री कैन को, पहले ये तय कर लेते हैं कि ये मेरी अदालत बनती भी है कि नहीं बनती। तो खैर इन्होंने प्रेस किया कि नहीं आप नोटिस कर दें, और उसके बाद फिर हुआ ये कि अदालत ने ये किया कि इन दायरा इख्तियार जो है तय कर दिया और कहा कि इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता, आप सेशन जज से रजू करें। इतनी देर में मैंने एक ट्वीट कर, मैंने कहा जिस वक्त उनकी जमानत तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इनके साथ ना फिलहाल कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, ये वही मामला बन रहा है कि पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सेशन ऐसा जज, लगा था। सेशन जज से वापस फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से वापस सेशन जज। तो फिर हम सेशन जज के पास चले गए। इस बात वो पीटीआई वाले बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ा वो कहा यार कमाल कर दिया आपने ना। तो खैर हम फिर वापस गए, तो फिर ताहिर महमूद खान साहब ने मार्क कर दी एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी साहब को। तो फिर उनकी अदालत में गए तो उन्होंने नोटिस कर दिया कल का, और अब कल इस दरखास्त पे समाअत होगी और देखते हैं कि इस दरखास्त पे क्या बनता है। तो एक तो ये एक चीज बता दें कि जैसे जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है, कि जेल भेजा गया है, तो चालान यकीनी तौर पर अब 7 दिन के बाद, 4 6 14 दिन के बाद आना होता है वैसे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो मामला है कि क्या मुंशी लफ्ज के ऊपर चालान आएगा, क्या होगा चालान? चूंकि इतने बड़े दलाइल आपने 2 दिन सुने, तो सिर्फ मुंशी पे एतराज है। देखिए मुंशी क्या नहीं, असल में तो दफात लगाई गई हैं जिसमें बगावत की भी हैं, और 4 मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं, उन्हीं दफात के तहत ही आएगा। लेकिन वो ज़ाहिर है मुंशी वाला एक वर्ड तो चल रहा है ना, इसी बुनियाद पे ही ये पूरा मुकदमा बना है। तो वो 4 जो दफात लगाई गई हैं उन दफात के तहत चालान आएगा, और 14 रोज का टाइम दिया गया है। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड क्योंकि मंजूर किया गया था, और कहा गया था कि 14 रोज के बाद इस पे चालान जो है वो जमा करवा दें। तो जो चालान है वो उन 4 दफात के तहत आएगा जो इस एफआईआर में उनको नॉमिनेट किया गया। अब मसला ये है कि ये को बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मुकदमा लग नहीं रहा। मसला ये है कि भाई इस तरह तो फिर आपके ऊपर क्रिटिसाइज तो होता है। जब मुस्लिम लीग नून 2018 का इलेक्शन हारी, हमें याद है, वो उस वक्त के इलेक्शन कमीशन को यही बातें कहा करती थी। आज पीटीआई इक्तदार में नहीं है, अपोजिशन में है, आज पीटीआई वही बातें करे। भाई आप इदारा हैं, आपका काम है इलेक्शन कंडक्ट करना, आपने जानिबदार नहीं होना बल्कि गैर जानिबदार होके रहना। कोई क्या कहता है आपने इस कान से सुनना, उस कान से निकाल के आपने अपना जो काम है वो फैक्ट से आपने बताना है। करना है। बस आपने वो काम करना है जो आपका काम है। आप ऐसे ही इधर उधर की बातें, भाई लोग क्या कहते हैं वो किस किस से आप लड़ेंगे? आपने हुँ, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन करवाना है, किसी एक ने तो हारना है। जो हारने वाला बिल्कुल। तो ज़ाहिर है उसने किसी के कंधे पे तो बंदूक रखनी है। तो वो तो ज़ाहिर है उनको एक आप टारगेट मिलते हैं, वो रखते हैं। अब अगर इस तरह होने लग पड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। और मेरे ख्याल में अगर कोई इनको करना ही था तो कोई तगड़ी चीज़ लेके आते, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मासवाए इस पे फवाद चौधरी की मैं समझता हूँ मकबूलियत में इज़ाफ़ा ही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। देखें फवाद चौधरी पहले, इससे पहले को उनको कौन उस तरह तो नहीं था कद काट। आज जिस तरह कचहरी में लोग इकट्ठे थे, लोग उनके लिए नारे लगा रहे थे, मुझे यूं लगा ये जैसे इमरान खान खड़ा है। मतलब यार अच्छा। आपने उसका कद किधर कर दिया, और आपने हुँ, झेलम की सीट उसको हाथ यूं थाली में रख के दे दी। तो बुनियादी तौर पे लीडर्स जितने भी होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं या कोई भी, उनको इस तरह नहीं आप शिकस्त दे सकते। मुझे ये बताइए 2018 में मियां नवाज शरीफ को हराने के लिए क्या नहीं किया गया? उनकी सियासत तो खत्म नहीं की जा सकी थी, वो इन रहे बल्कि पॉपुलर भी होते रहे। और इवन के ये तो अब गवर्नमेंट इन्होंने इस तरह ले ली और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी जीरो पे जा रही है और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। वरना मियां नवाज शरीफ की सियासत तो खत्म नहीं हुई थी, कई महीने जेलों में पड़े रहे। मरियम नवाज को लोग सुनते थे, वो भी जेलों में पड़ी रही।
तो वैसे भी ये जेलें जो होती हैं, तो ये तो सियासतदानों का ससुराल कहा जाता है कि ये तो ससुराल है। तो अब आपने फवाद चौधरी साहब को मेरे नजदीक फायदा ही दिया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके लिए विन विन पोजीशन है। कल अगर जमानत हो जाती है, मुझे ये बताइए, ये मुकदमा पड़ा रहेगा, आगे उनकी गवर्नमेंट आ जाती है लेट्स सपोज, तो वो तो उठा के बाहर मारेंगे इस FIR को। तो मुझे बताएं आपने हासिल क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बेहतर है वो काम करें जो आपने करना है, और अच्छे अंदाज में। मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। इकोनॉमी हमारी किधर जा रही है भाई? इस टाइम इस मुल्क को एक होने की जरूरत है। और इकोनॉमी हमारी देखें किधर जा रही है। IMF हमारे हमें पकड़ रहा है, वो हमें कह रहा है डॉलर को खुला छोड़ दो, हमें कह रहा है इस पे ये टैरिफ लगाओ, ये करो वो करो। भाई इस वक्त मुल्क को एक ही चीज की जरूरत है, यूनिटी। और यूनिटी के साथ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के साथ ही आप इस मुल्क की इकोनॉमी को बचा सकेंगे। वरना खुदा न खास्ता बहुत बुरे हालात हैं। शायद भाई मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा कभी जिंदगी में इससे पहले मायूस नहीं होता। अब हम जैसे बंदे सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं बाहर का कुछ सोचते हैं। क्यों सोचते हैं भाई? हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे रहते हैं। हमने मुझे, आप यकीन करें, मैं डिग्री के बाद जब फ्री हुआ, मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली बाहर जाने की, लेकिन एक ही भूत सवार था कि नहीं भाई, इस पाकिस्तान ने हमें पढ़ाया, इस पाकिस्तान ने हमें दिया, तो जब सर्व करने का वक्त आया तो हम गोरों को सर्व करें जाके? क्यों भाई, हम अपने मुल्क को सर्व करेंगे। तो हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं इन हालात में भी कि खुदारा मेहरबानी करें, पाकिस्तान को चलाइए, आगे बढ़ाइए। यही हमारा तोड़ना बिछोना पाकिस्तान है। ये लीडरों का क्या है? ये तो बाहर चले जाते हैं भाई, हम तो नहीं जाते। हमारा तो मरना भी यहीं पे है, जीना भी यहीं पे है। हमारे तो कोई वीजे भी नहीं लगे, हमने तो यहीं पे रहना है। हमारा तो पाकिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारा तन मन धन यही है। हमारे बड़े वहां से इसलिए आए थे, इंडिया से हिजरत करके भाई अपने मुल्क में जा रहे हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। तो पाकिस्तान हमारा है, हमने इधर ही रहना है। तो खुदारा हमारे ऊपर रहम कीजिए, और लोगों को भी सोचना होगा कि भाई इन लीडर्स के पीछे मत लगिए, इनको, इनका एहतसाब कीजिए, और वोट के जरिए इनका एहतसाब कीजिए। इनकी नाअहलियों पे, नालायकियों पे मत पर्दा डालिए। अब खान साहब का जो दौर था, या अभी ये दौर है, इसमें मुझे बताएं पब्लिक को क्या रिलीफ मिला? इनको तो हुकूमतें मिली, हमें क्या मिला? तो हमें तभी रिलीफ मिलेगा जब हम इनको खुद अकाउंटेबल ठहराएंगे। यानी कि PTI का वर्कर अपने लीडर को जब अकाउंटेबल ठहराएगा, या नून लीग का वर्कर नवाज शरीफ को अकाउंटेबल ठहराएगा, तो उस दिन इस मुल्क में तरक्की भी होगी, ये मुल्क बेहतरी की तरफ भी जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, निजाम इंसाफ को ठीक करें। खुदारा इस इंसाफ का निजाम को ठीक करें, वरना तबाही हमारा मुकद्दर है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है वो हक है उसी। और उन्होंने जब फरमा दिया पिछली कौमें तबाह हुई थी, उन्होंने वजह भी बता दी। तो मेरे ख्याल में हमें उसी वजूहात को देखना होगा, और हमारी बदहाली के पीछे वजूहात ये है कि यहाँ पे इंसाफ का निजाम नहीं है जो हमें होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में इनको निजाम इंसाफ को ठीक करना होगा, तब हमारी हर हर चीज बेहतर हो जाएगी। अभी आपका बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें की आपने। फिर इंशाल्लाह किसी और दिन आपको तकलीफ देंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।